राइट। तो आई थिंक सुमित सर ने किया हुआ है एनसी वगैरह का, तो एक बार उनसे पूछना कि उसमें लोड कैसे बना सकते हैं, कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एनसिस अदरवाइज तो आई थिंक इनको भी आता होगा, क्योंकि ये मैकेनिकल के स्टूडेंट है, तो एनसिस तो आपको सिखा ही रहे होंगे कॉलेज में। जी सर, एनसिस अभी सिखा रहे हैं। हाँ, एनसिस का, क्योंकि एनसिस तो बहुत ही एक कॉमन सॉफ्टवेयर, आई थिंक आप सभी को भी कुछ ना कुछ उसके बारे में इंट्रोडक्शन तो मिनिमम पता ही होगी। उसमें जस्ट आपको पॉइंट्स मेंशन करने होते हैं, उसके बाद उस पर स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हो आप। यस सर। हाँ, आपके कुछ सीनियर्स भी और होंगे। सर, हाँ जी। बाकी और सर डिजाइन उस देखो, डिजाइन के ड्रोन लिए के एक सिमुलेशन जितना के लिए आप कौन से सॉफ्टवेयर यूज कर डिजाइन सकते हैं? इसके लिए ड्रोन के सिमुलेशंस के लिए सिमुलेशन के लिए यार देखो, वो चीजें डिपेंड करता है। आपको सिमुलेशन किस हिसाब से चाहिए कि कंप्यूटर अपने आप ही उसका प्रोग्राम रन करे और आप उसको कंट्रोल करो। सेकंड ये है कि आपका ड्रोन कैसे मतलब जो आपने ड्रोन डिजाइन किया है वो अब फ्लाई कर रहा है, तो उसका आपको कंट्रोल करना है। राइट, ये दो सिमुलेशन है। जैसे एक में है कि इमेजिनरी है, तो इमेजिनरी वाले में तो जैसे बहुत सारी ऑनलाइन गेम्स भी अवेलेबल हो जाती है, जिसको आप अपना रिमोट कंट्रोल से या फिर अपना ये एक सॉफ्टवेयर आता है एपीएम का, ना एक सिमुलेटर वाला है जिसमें आप डायरेक्टली कनेक्ट भी कर सकते हो, बल्कि एपीएम का जो आता है, एपीएम का जो आपका सॉफ्टवेयर होता है उसमें आप डायरेक्टली वो भी कंट्रोल कर सकते हो, उसमें सिमुलेशन भी कर सकते हो। ठीक है ना। ड्रोन में आप जब नॉर्मली से यूएसबी से कनेक्ट करोगे या फिर आप वायरलेस, जब ये अपना 433 मेगाहर्ट्ज वाला जो वायरलेस कनेक्शन होता है उससे आप जब कनेक्ट करते हो, तो जैसे जैसे आप नॉर्मल रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करोगे या किसी और एंड्रॉयड डिवाइस से या आप लैपटॉप से करते हो, तो उसमें देखिए आपका वो कैसे मूव होगा, जो मोटर्स की स्पीड है कितनी अप डाउन होगी, वो सारा उसमें जो है आपका शो करता है। ठीक है ना। हाँ, तो वो उसमें आप कर सकते हो। अदरवाइज अगर देखो गेम्स से करोगे तो गेम से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि गेम्स एक इमेजिनेशन के हिसाब से चलती है, राइट, जो प्री प्रोग्राम है। लेकिन जब आप रियल लाइफ बनाते हो ड्रोन को, उसको आप कंट्रोल करते हो। जैसे आप उसमें आप क्या कर सकते हो, उसको थ्रेड से बांध के बिना उसके प्रोपेलर्स के, राइट, या उसमें आप छोटे प्रोपेलर लगा दो जिससे उतना वो थ्रस्ट क्रिएट ना करे जितना एक्चुअल में करना चाहिए। तो छोटे प्रोपेलर लगा के उसमें 2-3 थ्रेड से आप कनेक्ट कर से, ताकि वो ड्रोन अपने पोजीशन पे रहे। उसके बाद आप रिमोट कंट्रोल से उसको कंट्रोल करोगे तो आप उसकी मूवमेंट को कंट्रोल। यस सर। Yes. और सर एक्चुअली हम लोग मेरे इसमें टीम में four among us have participated in EATA competition conducted by IIT Bombay. तो सर उसमें हम लोग जो कॉम्पिटिशन्स में जो हमने काम किया था तो वो हमने कोपिलिया सिम में किया था। और कोपिलिया सिम में एक्चुअली हम लोग ने जो कोडिंग की थी, यानी कि जो बैक एंड था उसका जो, तो वो हमने पाइथन में किया था। और एंड एपीआई के थ्रू हमने कोपिलिया सिम को उससे कनेक्ट करके हमने उसमें वर्चुअली हमने एक रोबोट बनाया था, मेज सॉल्विंग रोबोट। ठीक है, ठीक है। यस सर, हाँ, तो कोपिलिया आप सिम वैसे से भी एक ऐसा ऑप्शन है। हाँ, आप वैसे भी कर सकते हो। अदरवाइज आप जब एपीएम को डायरेक्टली कनेक्ट करते हो ना, तो वो Yes, sir. आपका जो आप प्रोग्रामिंग करके अपने फोन का एज एन इनपुट बनाया था, फोन से आपने इनपुट दिया था कि वो आपका ड्रोन है, तो ऐसे में आप वो एपीएम आपका डिवाइस डायरेक्टली वो जो है एक वो रियल लाइफ बन जाता है सिमुलेटर। मतलब आप जब उसको मूव भी करोगे तो वो सेम सारी मूवमेंट जो है आपके सॉफ्टवेयर में दिखाता है कि अभी कितना लेफ्ट राइट मूव हो रहा है, थ्रॉटल कितना है, तो उस हिसाब से जो मोटर्स की स्पीड है वो सारा उसमें शो करता है। ओके एपीएम में आपको ज्यादा कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्टली आप कनेक्ट जब जैसे सॉफ्टवेयर कनेक्ट करते हो उसमें ऑटोमेटिकली पूरा लेआउट बना हुआ है। ओके सर। और सर ये पूछना था कि सर हाउ मेनी कॉप्टर्स विल बी बेस्ट फॉर, मतलब ये कि ऑक्टाकॉप्टर या हेक्साकॉप्टर, या कितने नंबर ऑफ प्रोपेलर्स के लिए हम।
ये डिपेंड करता है आपकी यूसेज के ऊपर, मतलब आपने किस टाइप का मॉडल बनाना है, राइट। देखो 6 में भी हो जाएगा, 4 में भी हो जाएगा, 8 में भी हो जाएगा, 10 में भी हो जाएगा, नो इश्यूज इन दैट। बट बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमें देखने पड़ेंगे। सबसे पहली बात, आप कौन सी मोटर्स यूज कर रहे हो, राइट, उनकी जो पावर रेंज है वो कितनी है। अगर आप कम पावर वाली मोटर्स यूज कर रहे हो तो ऐसे केस में आपकी जो ड्रोन की जो रेंज है या इंड्योरेंस आपकी बढ़ जाती है, राइट, क्योंकि छोटी मोटर्स है तो पावर कम, जो नो लोड पावर है वो कम कंज्यूम करेंगे। बट अगर आप उसी केस में अगर आप छोटी मोटर यूज कर रहे हो तो आपको नंबर ऑफ मोटर्स बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि आपको पेलोड को मैच करने के लिए आपको ज्यादा नंबर ऑफ थ्रस्ट, ज्यादा थ्रस्ट चाहिए। तो ऐसे में अगर एक मोटर आपका 100 ग्राम का थ्रस्ट दे रही है, आपको 10 kg का चाहिए, तो आपको 10 मोटर लगानी पड़ेगी। यस सर। ठीक है ना। तो सेम सेम फिनोमेना उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी नंबर ऑफ मोटर्स होनी चाहिए। आप नॉर्मली अगर आप 6 भी ले लेते हो तो इट्स वेल एनफ, कोई इशू नहीं है। अदरवाइज क्या कर सकते हो, आप 8 भी यूज कर सकते हो, आप 12 भी यूज कर सकते हो। डिपेंड कि आप कितना आपको पेलोड कितना चाहिए और आप कौन सी मोटर्स को यूज करते हो। कौन सी मोटर्स आपको आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग इकोनॉमिकल भी बढ़ रही है और किसमें आपकी परफॉर्मेंस बढ़ रही है। जितनी आपकी मोटर्स बढ़ती जाए, मोटर्स की स्पीड बढ़ती जाएगी, राइट, पावर जो साइज बढ़ता जाएगा। एक यस सेकंड सर। करना। ओके सर। हेलो। यस सर। यस सर। हो गई आपकी बात सर से? यस सर। सर एक दो चीजें और हैं। एक डाउट सर ये है कि जैसे क्या डिफरेंट वेदर कंडीशंस है इंडिया में सर, तो वो से क्या हमें कंसिडर करना चाहिए वाइल मेकिंग ड्रोन, यानी कि जैसे क्या अगर समर्स की बात करें तो सर टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर तो हमें हीट सिंक की भी जरूरत पड़ेगी उसमें। हम्म। तो अमर। डिफरेंट तो डिफरेंट वेदर कंडीशंस को अगर हमें कंसिडर करना चाहिए और कंसिडर करें तो उसको हम अपने स्ट्रक्चर में कैसे इम्प्लीमेंट करें। अमरदीप सर, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के बारे में पूछ रहे हैं बच्चे। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस बहुत ज्यादा मैटर करती हैं दो चीजों के ऊपर। सबसे पहला आपका मोटर्स है और सेकंड आपका बैटरी है। माइक्रो कंट्रोलर यूनिट यस पे सर। इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, रीजन बीइंग कि एक तो वो अंदर रहता है और दूसरी बात उस पे जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्यादा असर पड़ता है इंस्टेड ऑफ दिस हीट, क्योंकि सारी ऑलमोस्ट टेम्परेचर कंट्रोल होती है, बॉक्स में रहती है, तो उसमें हीट शील्ड मिल जाती है। लेकिन ये याद रखना कि जब भी उसका डिजाइन करोगे तो ईईसी जो है इलेक्ट्रॉनिक, जो आपका वो करता है, सॉरी, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मोटर कंट्रोलर है ना, तो उसको थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखना, क्योंकि उसमें जो आपका जो है जैसे 12 वोल्ट्स की बैटरी यूज कर रहे हो तो उसमें करीबन 15 से 20 एम्पियर का करंट एक ईसी में यस निकलेगा। सर। तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी की फ्लक्स जनरेट होगी, जो आपके जो माइक्रो प्रोसेसर है उसके साथ जो भी सेंसर्स लगे हैं, जो आपका जायरो और आपका मैग्नेटोमीटर का सेंसर है, वो सबको डिस्टर्ब करेगा। ऐसे केस में आप दो चीजें कर सकते हो। पहला है कि इन बिटवीन कोई एक एल्यूमिनियम की या कॉपर की आप एक फील्ड वो लगा सकते हो, फॉल लगा सकते हो, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो थोड़ा सा डैम्प हो जाए। सेकंड, आप उसको 3 लेयर में बना सकते हो। जैसे मैंने एक ड्रोन बनाया था जिसमें आपका जो जितने भी वो थे कंट्रोलर्स थे, राइट, मोटर कंट्रोलर थे, वो सबसे बेस में थे। फिर बीच में यस सर। बैटरी का जगह थी, उसके ऊपर माइक्रो कंट्रोलर था, फिर आपका जो जो भी जीपीएस और रेडियो मैग्नेटोमीटर का था वो टॉप में था। तो ऐसे में काफी ज्यादा डिस्टेंस हो गया था, जिसकी वजह से इतना डिस्टर्बेंस जो है, जो वाइब्रेशंस की वजह से, फ्लक्स की वाइब्रेशंस की वजह से डिस्टर्बेंस आती है ना सेंसर्स में, वो काफी ज्यादा रिजॉल्व हो गई। दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको साइज छोटा रखना है तो ऐसे केस में आप जो पीवीसी जो है वो मोटर्स के पास में रख सकते हैं, राइट। तो ऐसे में क्या होगा यस कि एक
और उसको जो है मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड में रखो, जिससे क्या होगा एयर फ्लो भी उसके ऊपर पड़ेगा, तो वो जो है वो कूलिंग भी उसकी साथ के साथ होती रहेगी। यस सर। लेकिन ऐसे केस में जो आर्म है वो आप एक रेक्टेंगुलर आर्म बनाओ, राइट। एल्यूमिनियम की आप बना सकते हो, या फिर अगर आप नॉर्मल कार्बन फाइबर की ले रहे हो उसके ऊपर आप एल्यूमिनियम की स्ट्रिप लगा सकते हो इस तरीके से, जिससे आपका जो हीट है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हीट अप होता है, तो वो हीट पूरी तरह उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और जो नॉर्मल फैन की एयर है उसी से वो कूल डाउन हो जाएगा। तो ऐसे में आपका टेम्परेचर का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और लेकिन एक चीज और याद रखना, इसमें ध्यान रखो, जो मोटर्स आप यूज कर रहे हो उसको पहले आप टेस्ट करो, राइट। टेस्ट कैसे Yes, sir. करना है, उसको ओवरलोडिंग करनी है, ओवरलोडिंग अप टू सर्टेन लिमिट के वो बर्स्ट ना हो जाए। और ऐसे में उसका टेम्परेचर चेक करो कि आपका 5 मिनट्स के बाद, 10 मिनट्स के बाद, 15 मिनट्स के बाद उसका टेम्परेचर कितना हो रहा है। आप एक नॉर्मल आर्डिनो और थर्मिस्टर से कनेक्ट करके उसकी जो शाफ्ट है उसके पास कहीं पे भी कनेक्ट कर दो strongly, Yes, sir. ताकि प्रॉपर हीट कंडक्शन हो, राइट। और एक आप थर्मिस्टर उसकी कॉइल के अंदर जो है अगर मर्ज कर सको तो वहां पे आप कर दो, क्योंकि कॉइल ही सबसे ज्यादा हीट होती है। तो ऐसे में एक दो थर्मिस्टर लगा के हर एक मोटर को आप टेस्ट करो, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें मोटर्स की काफी डिफरेंस आ जाता है, राइट। तो जो भी आप पहले मोटर्स आप यूज करोगे पहले उसकी एक बार टेस्ट कर लो, क्या क्या टेस्ट करना है, आरपीएम में कितना चेंजेस आ रहे हैं, आरपीएम लिख के आपको मिल जाएगा, राइट। आप प्रोपेलर लगा के भी, बिना प्रोपेलर के भी आप आरपीएम मेजर कर सकते हो कि कितना आरपीएम में फ्लक्चुएशन आ रहा है एज पर पीडब्ल्यूएम। Yes, sir. और अब आप अगर कंट्रोलर से पीडब्ल्यूएम दोगे तो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, तो इसलिए बेटर है कि आप कंप्यूटर से आप आर्डिनो कनेक्ट कर लो, आर्डिनो से आप डायरेक्ट दो, जिसमें आप एग्जैक्टली पीडब्ल्यूएम जो दोगे उसी के अकॉर्डिंग उसको रिस्पॉन्स देगा मोटर को। तो ऐसे में अगर आपका कुछ भी प्लस माइनस है तो ईच मोटर के लिए आप थोड़ा सा उसमें अपनी प्रोग्रामिंग में उसको थोड़ा सा ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सेकंड है उसमें कितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है मोटर में ड्यूरिंग ऑपरेशन, क्योंकि जैसे ही आपका लोड बढ़ेगा इनिशियली जब आपका जैसे Sure. कोई और डाउट आपका? यस Sir, सर, सर एक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन से रिलेटेड डाउट है सर, वो मतलब ऑटोनोमसली कैसे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा? हाँ, थोड़ा सा जल्दी कर लीजिए, सर के पास अब मैक्सिमम 5 मिनट का और टाइम होगा। जो भी डाउट है वो जल्दी से कर लीजिए एक बार कंप्लीट अपने, ठीक है। मोटर में देख लो, मोटर्स का मैंने आपको एक चीज बताई, एक तो टेम्परेचर का आपको चेक करना है कि टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जब इनिशियली आपका टेक ऑफ होगा, टेक ऑफ होने के इसके बाद जो है पॉइंट जहाँ भी आप डिलीवरी करोगे, मतलब आपका टेक ऑफ होगा और लैंडिंग होगी, जिसमें आपका एक्स्ट्रा पेलोड होगा, मतलब ये फुल्ली लोडेड आपका ड्रोन होगा। तो ऐसे केस में मैक्सिमम पावर जो है मोटर्स के थ्रू जारी होगी। तो और दूसरी चीज ये है, अभी माइक्रो कंट्रोलर भी आपको 100% पावर पे मोटर्स को रन नहीं करेगा, वो 70 to 80% पावर पे रन करता है, 20% रिजर्व और मैन्यूवरिंग। yes, sir. सर तो अब 100% जब आप सेपरेटली उसको लगा के आर्डिनो से लगा के पल्स विड्थ पीडब्ल्यूएम सिग्नल देके उसका टेम्परेचर मेजर कर रहे हो और आरपीएम मेजर कर रहे हो, ऐसे में वो बहुत ज्यादा पावर तक जो है रन कर सकता है। तो वहां पे रन करके आप उसकी रीडिंग चेक कर लो कि आपका जो है वो ओवर हीट ना हो, क्योंकि अगर ओवर हीट होगा तो आपकी कॉइल्स बर्न हो जाएंगी। जैसी कॉइल्स बर्न होगी, एक आर्म खत्म होगी, तो उसके बाद सारा ड्रोन एकदम से क्रैश कर जाएगा, राइट। तो ऐसे में आप एक सेपरेट आर्डिनो जो है वो भी लगा सकते हो, और एपीएम में मेरे को पता नहीं उसका टेम्परेचर सेंसर का अवेलेबल है कि नहीं, अदरवाइज आप टेम्परेचर सेंसर को भी उसमें कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ छोटा एक आर्डिनो नैनो आप लेकर उसमें आपको 8 आर्डिनो नैनो जो है उसमें आपको 8 एनालॉग पिन्स मिल जाते हैं। और अगर आप ऑक्टाकॉप्टर भी बना रहे हो तो उसमें आपका 8 मोटर है, तो हर एक मोटर में आप छोटा सा थर्मिस्टर लगा सकते हो, और उससे इनपुट जो है आपका नैनो में चला जाएगा। इससे आपको एक कोडेड मिल जाएगा कि हर एक मोटर का टेम्परेचर कितना है, इससे आपको मोटर का टेम्परेचर जो है वो आप सेंस कर सकते हो इजीली। तो इन केस आपको लगता है कि कोई भी मोटर आप ओवर लिमिट जा रही है, तो आप जो है फर्दर ट्रेन को सिग्नल दे सकते हो प्लान करने के लिए या पॉज करने के लिए, एटलीस्ट पावर को ड्रॉप डाउन करने के लिए, ठीक है। और रही बात ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए आपका अल्ट्रासोनिक सेंसर्स लगते हैं, राइट। अल्ट्रासोनिक और इंफ्रारेड दोनों लगते हैं, लेकिन इंफ्रारेड ज्यादा रेंज तक नहीं जाता, अल्ट्रासोनिक जो है काफी अच्छी रेंज तक चले जाता है, मतलब 1.5 मीटर से लेके
2-3 महीने तक की रेंज तक के लिए जाता है, जो है यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे रेंज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका एक्यूरेसी रिड्यूस होती जाएगी। और सेम अल्ट्रासोनिक सेंसर्स आप ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए को इजीली करने के लिए भी बना सकते हो, राइट? क्योंकि आप जैसे आप नॉर्मल एयरक्राफ्ट की बात करें उसमें भी रेडियो अल्टीमीटर लगता है। रेडियो अल्टीमीटर टेल की तरफ लगता है। जब एयरक्राफ्ट नॉर्मल आएगा लैंड करते टाइम ऐसे होता है, राइट? इसको फेयर कंडीशन पे होता है, तो उसका रेडियो ट्रांसमीटर्स यहाँ पे लगते हैं, तो वो रेडियो सिग्नल सेंड कर ग्राउंड से टकरा के वापस आता है, ऐसे में उसका डिस्टेंस मिल जाता है, राइट? तो जैसे जैसे पास आता जाएगा एयरक्राफ्ट की स्पीड के हिसाब से जो एंगल सेट करना है वो कैलकुलेट करता रहता है कि कब लैंड हो गया, राइट? तो सेम चीज आप ड्रोन में भी कर सकते हो। अगर आपका नीचे की तरफ 2 सेंसर्स लगे हैं, राइट, या 2 नहीं तो एक भी अगर सेंसर लगा तो आपको ग्राउंड से कितनी स्पीड से टेक ऑफ कर रहा है, अगर नीचे ग्राउंड को बिल्कुल लैंड करने के लिए जब आप बोल दो किसी भी सेंसर को, एपीएम हो चाहे आपका नासा हो चाहे कोई भी हो, तो बहुत स्पीड से नीचे आता है। तो ऐसे में क्या कर सकते हो आप, रिवर्स सिग्नल दे सकते हो कि जैसे जैसे नीचे की तरफ आ रहा है तो थ्रॉटल को वो थोड़ा सा जो ड्रॉप होने का जो सिग्नल है वो थोड़ा सा इंक्रीज करता है। ये सब आपको प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वो ड्रॉप होते होते एकदम से जो है ड्रॉप डाउन ना हो, स्मूथ लैंडिंग जरूरी है। डिटेक्शन से आप चारों तरफ आप सेंसर लगा सकते हो ये वाले। अगर अदरवाइज एक वो एलडीआर सेंसर भी आता है, एलडीआर सेंसर नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ लग जाता है एंड ये आपका पूरी तरफ स्कैन करता रहता है, राइट? ये रोटेटिंग स्कैनर होता है जिसमें आपको सारी तरफ रोटेट करते करते सारे ऑब्जेक्ट्स का एक 3D मॉडल बना देता है और वो फिर इंटरप्रेट करके माइक्रो प्रोसेसर को कंट्रोल देता है। बट अगर सिंपल फॉर्म में जाओ तो आप सिंपल फॉर्म में ये अल्ट्रासोनिक सेंसर्स हैं, आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं। ये आर्डिनो से नॉर्मली कनेक्ट हो जाते हैं, छोटे आर्डिनो नैनो ले लो, उसी से आप जितने ज्यादा सेंसर्स कनेक्ट करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर होगा। और अगर आप इजी वे में बना सकते हो तो एक कॉन्फ़िगरेशन बताऊं तो आप 6 वाला ले लो, राइट? हेक्स वाला ले लो। अगर आपको थ्रस्ट ज्यादा चाहिए, पेलोड आपको ज्यादा चाहिए, तो ऐसे में आप हेक्स डबल वाला बना सकते हो। मतलब आपकी आर्म्स तो 6 ही रहेंगी लेकिन एक मोटर ऊपर की तरफ रहेगी, एक मोटर नीचे, दोनों को सिग्नल सेम जाएगा। तो ऐसे में दोनों जो है एक कंबाइंड थ्रस्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है ना? और दूसरी चीज इसमें ध्यान रखना कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन दोनों की सेम होनी चाहिए, चाहे ऊपर की तरफ है चाहे नीचे की तरफ है। क्योंकि अगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑपोजिट होगी तो आपस में वो अपनी जो टॉर्क है वो कैंसिल कर जाएगा। ऐसे में जो है एयरक्राफ्ट की रोटेशन को माइक्रो कंट्रोलर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ठीक है ना? तो टॉर्क जो रोटेशन जो है दोनों की अगर आप वो लगा रहे हो तो ऊपर नीचे सेम है। अदरवाइज अगर आप बड़ी मोटर आपको मिल जाती है तो सिंगल मोटर में भी आपका काम हो जाएगा। तो ऐसे में आपका जो नासा वाला है उसमें आपको 6 मोटर है, जो नासा वाला आता है नासा आपको 6 कनेक्ट हो जाएंगे। उसमें स्टेबिलिटी भी अच्छी है, लेकिन अगर आपको ये प्रोग्रामिंग करनी है तो प्रोग्रामिंग आप फिर कुछ आर्डिनो या ये दूसरे माइक्रो प्रोसेसर बोर्ड्स हैं, STM वाला 32 वाला है, तो ऐसे बोर्ड से आप प्रोग्राम करके अलग अलग सॉफ्टवेयर जैसे जैसे आपकी डिमांड है उस हिसाब से आप डाल सकते हो अलग अलग सेंसर। क्योंकि एपीएम भी लिमिटेड है, जितने माइक्रो प्रोसेसर बोर्ड आपके पास अवेलेबल है सब में कुछ ना कुछ लिमिटेशन है कि आप कितने सेंसर्स लगा सकते हो, क्या क्या कितनी प्रोग्रामिंग कर सकते हो। सब में मोस्टली सब प्रोग्राम जो है एक सेट लिमिट होती है, लेकिन अगर आप आउट ऑफ लिमिट जाना चाहते हो तो ऐसे में आपको जो है एक रॉ बोर्ड चाहिए होंगे जिसमें आप एडिशनल सेंसर्स कनेक्ट करके उसको यूटिलाइज कर सकते हो। अब जैसे अल्ट्रासोनिक सेंसर है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है, वो आप डायरेक्टली एपीएम से नहीं कर सकते, राइट? उसमें भी आपको आर्डिनो लगा के उसमें सेंसर्स दोगे, वो एक फिर I2C कम्युनिकेशन के थ्रू वो करोगे, फिर वो आप उसमें प्रोग्राम करोगे कि कितना वो उससे क्या इनपुट लेगा और क्या एक्शन लेगा, राइट? वो थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इन केस अगर आप खुद ही पूरा प्रोग्राम बनाते हो, क्योंकि ड्रोन का तो बना बनाया प्रोग्राम आ जाता है, उसमें आपको पैरामीटर सेट करने होते हैं, राइट? उस हिसाब से ऐसे में आपकी कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ेगी लेकिन आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगी कि आप कितने ज्यादा सेंसर्स उसमें लगा सकते हो, वेट कितना रिड्यूस कर सकते हो, वो सब आपके हैंड पे हो जाता है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस टाइप का प्रोजेक्ट बनाना है। और एक और चीज आपने डिजाइन बनाने के लिए, तो डिजाइन बनाने के लिए कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, पेड अवेलेबल है, इवन गूगल का भी बहुत सारे गूगल डिजाइन वाले हैं, एडोब वाले, कोई भी आप सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप
आपको किस चीज में ज्यादा कन्वीनियंस है? मैंने यूनिग्राफी यूज कर रहा था पहले, लेकिन यूनिग्राफी वर्जन 5, अभी तो 15 वर्जन चल रहा है, राइट? तो मैं उसमें भी बना रखा था, उसमें कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद फिर पार्ट्स बना लिए और उस हिसाब से आप कंटिन्यू करना चाहते हो। स्ट्रेस के लिए एनसिस है, वैसे आप एनसिस से आप नॉर्मली आपको एक ग्राफ, जो अगर आप रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हो तो उसमें ग्राफ शो करना होता है, वो सब आपको एनसिस से बेटर मिलेगा। ओके। हाँ, और रेंज के लिए मैंने बताया, रेंज के लिए आप जो 433 मेगाहर्ट्ज वाला एक लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर रिसीवर आता है, वो आप यूज कर लो, उसमें वो बेटर है। अगर अदरवाइज आप इंटरनेट से अगर कनेक्ट कर रहे हो तो उसमें आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल्स का थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि वो थोड़ा से भी आगे पीछे होते हैं तो फिर आपका कमांड या तो पहुंचेगी नहीं, अगर पहुंचेगी तो जो है डेटा मिसइंटरप्रेट हो सकता है। तो वो जो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स का जो वो प्रोग्राम है HTTP वाला जो आपका पूरा वो बनेगा, वो थोड़ा HTML प्रोग्रामिंग थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप 433 मेगाहर्ट्ज वाला करते हैं तो आप डायरेक्टली किसी भी मोबाइल डिवाइस जो जिसमें आपका OTG सपोर्टेड है, तो आप टैबलेट यूज कर सकते हो, आप लैपटॉप के साथ यूएसबी कनेक्ट करके आप फ्लाइट सिमुलेटर से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, उसमें आप वे पॉइंट्स डायरेक्टली जो है उसी से फीड कर सकते हो, पूरा कंट्रोलिंग आपका उससे आराम से हो जाएगा। वो काफी कन्वीनियंट पड़ जाता है। ओके सर। Sir, one last question, sir. Sir, which option is more superior, that we will send the object directly to the consumers or using the different stations, like the different stations use the... हेलो, Actually, your voice is not up to, थोड़ा सा अगर आप डिवाइस सकलेन, वो चैट में अपना वो टाइप कर दो क्वेश्चन। हेलो, अगर किसी और को कोई डाउट, देखो अभी आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हैं और इनिशियल स्टेज पे आपने सर से काफी कुछ सीख लिया है। आई होप आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा कि क्या क्या प्रोसेस, कैसे कैसे आपको चीजें करनी है। अभी जब आप प्रैक्टिकल ग्राउंड पे काम करना स्टार्ट करोगे तो बहुत सी आपको ऑब्स्टेकल्स काफी ज्यादा आएंगे, है ना? तो अभी फिलहाल जितने आपको गाइड किया है वो, और जो आपकी अपनी पर्सनल नॉलेज है उनको, इन दोनों को मिला के आप काम स्टार्ट करो अपना, ठीक है? और उसके बाद अगर आपको आफ्टर सम टाइम, मतलब अगर आप अभी 1 महीना तक काम करो उस पे, जब भी आपको बीच में ऐसा लगता है कि आपको एक बार फिर से सर से मीटिंग करने की जरूरत है, तो मैं आपकी एक मीटिंग और दोबारा से करवा सकता हूँ। थैंक यू सर। ओके सर। ठीक है सर, हाँ, तो अभी फिलहाल आज के लिए इतना ही करते हैं, यस ठीक है? और And- जो आपकी और नेक्स्ट सर उसमें मैं सर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि सर मतलब सर से मुझे बहुत इन्फॉर्मेशन मिली और बेसिकली एक आइडिया मिल गया जिससे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं अपने इस प्रोजेक्ट के लिए। तो सर थैंक यू सो मच सर। मतलब थैंक इस यू वक्त सर। अभी मैसेज किया है कि 2 मेथड है, आप किस तरीके से आपको करना चाहिए, कि आप डायरेक्टली टू कस्टमर करते हो या डायरेक्ट टू डिलीवरी करते हो। इट डिपेंड्स ऑन, दोनों में अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। डिलीवरी स्टेशन पे आपका डिलीवरी स्टेशन फिक्स रहता है, इसमें आप वे पॉइंट्स वगैरह सेट करके अपने आप ही एक सेट जो है मैप आप रूट बना के रख सकते हो, वही रूट आप मल्टीपल टाइम यूटिलाइज कर सकते हो, राइट? और दूसरा है अगर डायरेक्टली टू कस्टमर पे, इसमें एक कस्टमाइज्ड रूट एवरी टाइम आपको बनाना पड़ेगा। सिंपल, गूगल मैप जब जाते हो, गूगल मैप में 2 आपके पास मेथड है। आप अपना होम लोकेशन, वर्क लोकेशन, या आपको जहाँ पे भी आप डेली बेसिस पे जाते हो आप लोकेशन सेट कर देते हो। अब जैसे ही उस पर क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिकली सेम रूट बना के दे देगा और आपको डेली उसको फॉलो करना है। अदरवाइज अगर आप कोई न्यू लोकेशन सर्च करते हो तो वो न्यू रूट के 3-4 रूट बना के देता है कि आपको उस रूट से जाना चाहिए, आपकी कितना कम टाइम लगेगा या किस में ट्रैफिक ज्यादा है या। तो ऐसे में इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपका प्रोजेक्ट किस टाइप का है। अगर आप कस्टमर डिलीवरी पे जाना चाहते हो तो आपको जो डिलीवरी स्टेशन है वहां से कस्टमर के लिए एवरी टाइम यू हैव टू क्रिएट अ रूट मैप और उसके हिसाब से आपकी डिलीवरी होगी, और ये इसमें आपका कस्टमाइज्ड सर्विस होगी।
अदरवाइज एक मेजर स्टेशन से या वेयर हाउस मान के चलो, एक वेयर हाउस से अगर आप दूसरे डिलीवरी स्टेशन है कोई छोटा, वहां पे भेज रहे हो, तो ऐसे में आपका रूट ऑलमोस्ट फिक्स होता है। तो अगर सपोज एक मेजर डिलीवरी स्टेशन है और उसके बाद 10 आपके नॉर्मल स्टेशन में आपको भेजना है, तो ऐसे में आप 10 स्टेशन के 10 मैप आप बना के उसमें फीड कर दोगे। जिस स्टेशन में आपको डिलीवरी करनी है, वो स्टेशन 1 टू स्टेशन 2 वो ऑटोमेटिकली डिलीवरी करता रहेगा। लेकिन अगर आपको स्टेशन कस्टमर चाहिए, तो कस्टमर आपको लोकेशन डालनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको मैप बार-बार डिजाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके 2 ऑप्शन है, या तो आप मैन्युअली वो सारी चीजें डालो, या किसी तरीके से आपका कोई बैकएंड में कोई पर्सन हो जो आपको प्रॉपर गाइडेंस है, जैसे आपने जो एड्रेस दिया है किस एड्रेस पे कैसे भेजना है, तो वो वे पॉइंट सेट करके आपको मैप बनाएगा। और यू कैन मेक अ स्मॉल एंड्रॉइड एप्लीकेशन जिसमें वो आप जो वे पॉइंट डालोगे, लोकेशन डालोगे, वो ऑटोमेटिकली आपको सेट करके आपको मैप बना देगा। थैंक यू सो मच सर। ओके सर। थैंक यू सर। ओके, तो फाइनली कंक्लूड करते हैं मीटिंग को। अभी तक जो भी आपके डाउट्स थे आई थिंक आप सभी के क्लियर हो चुके होंगे, क्योंकि मैंने भी खुद यस सर। 3 से 4 साल एरो मॉडलिंग किया है, ड्रोन का काम किया है। तो मेरे टीचर भी सर ही थे, मैंने भी इनसे सब कुछ सीखा है। तो इनको काफी अच्छी नॉलेज है और काफी प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो आपको कभी भी ऐसा लगे, देखो ज्यादा टाइम तो सर के पास नहीं है, बट जब भी आप रिक्वेस्ट करोगे तो मैं सर से आपकी मीटिंग करवा सकता हूँ, बट उसके लिए आपको प्रैक्टिकल ग्राउंड में उतरना पड़ेगा। आई थिंक आप सभी में से किसी एक से तो मैं मिला हूँ पर्सनली, और वो कौन है अब मेरे को नाम तो याद नहीं है। हाँ, अकरम फेज से मिले हैं। तो मैंने इनको भी बोला था कि जामिया में हर साल, मैं पिछले 4 साल से पढ़ा रहा हूँ जामिया में हर साल कोई बच्चा उठता है और टीम बनाता है ड्रोन के लिए, और वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। तो आपने भी अभी ये टीम बनाई है और स्टार्ट कर रहे हो। मैं आपसे यही होप रखूंगा कि जितने मर्जी ऑब्स्टेकल आ जाए आप हार नहीं मानोगे, एक फाइनल प्रोडक्ट जरूर तैयार करोगे, ठीक है। और जहां पे भी आपको कंपटीशंस के लिए जाना होगा, वो अगर इंडिया में है तब भी, अगर बाहर है तब भी, हर जगह आपको बिल्कुल गाइडलाइन दी जाएगी कि कैसे कैसे आपको जाना है। बट आपका इतना काम है कि आप अपने जितने भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं उनको क्लियर करके प्रोडक्ट को फाइनली तैयार करो, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। अमरदीप सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम निकालने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। भाई मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी। तुम्हारी शक्ल है, तुम्हारी आवाज बहुत अजीब आ रही है। यार क्या हो रहा है आज? तुम मतलब लैपटॉप का माइक यूज करो ना। उसी का यूज कर रहा है भाई, क्या हो रहा है? नेटवर्क की प्रॉब्लम। पहली बात अजीब आवाज आ रहा है, डर लग रहा है भाई। मीटिंग स्टार्टिंग इतनी खतरनाक हुई थी, अबे हम कुछ बोल रहे थे, हमारा इंटरनेट ना चलता तो गया।